पोती का प्रेम। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊं? तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थीं। बस अजय का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल भात 2 सूखी रोटी रिंकू के हाथों भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देंगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर आई नहीं, और ये रोटी कितनी रूखी है, खाई नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उनकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुंह से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ। अभी तो दादी माँ मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊंगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी हैं। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ा में से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब ये सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में ही अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है अभी। नहीं दादी, मम्मी देख लेंगी तो तुम्हें बहुत मारेंगी, और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का याद आ रहा था। बेचारी अंगुलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊंगी। कविता टीवी देखते हुए, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मा, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है। और दादी माँ के लिए? कुछ नहीं। वैसे भी क्या जरूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर व तुम्हारे जितनी बड़ी। लाओ, मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो कविता, तुमने जो मंगाया था सब है, देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए व एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या जरूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले ही बहुत हैं, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है। पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं पैसे खर्च करेंगे तो कल हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी इस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती, वह अभागन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर और एक शब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम आज से इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती अब इस घर में। आओ रिंकू।
चलते हैं हम, कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा आप मत जाओ प्लीज, मैं किसके साथ सोऊंगी फिर? अपने पापा के पास सोना, मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएंगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम भी जा सकते हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे भला बुरा कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता का फोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। कुछ सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व अजनबी थी वो। भोला मुख, हिरणी सी आंखें, वो उसका यूं शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में अजय उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया, और कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी, ना कोई गम था, ना कोई समस्या, और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आजाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलिए के प्राणों द्वारा बिंधे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मा का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकी फोन लिए खड़ी थी। अजय ने फोन उठाया तो सामने कविता की आवाज आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे रिंकी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतजार कर रहा है आपका। रिंकी भी तुम्हारी और हम सब भी। प्लीज लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौटकर नहीं आऊंगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं रिंकू को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है वो, आपके पास ज्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय का गला रुंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज्यादा टूट चुका था वह। कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों के बाद भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियों व बेटे से कुछ अधूरी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, व दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य व उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो वह क्या? ना अकेली माँ उसे चाहिए, ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी नहीं था, पर पता नहीं किसकी नजर लगी उसकी हंसती खेलती जिंदगी को कि नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? कविता का फोन था क्या? क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने व रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्धाश्रम जाने की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? तुम अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगी?
और एक अनाथ की जिंदगी जियोगी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ना की होती, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है। आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है, जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूंगी। पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए मेरी, तो मिलने चले आना। वहाँ पर हर सुविधा भी होगी। नर्स, डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और ना ही कविता को। माँ के बहुत ज्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को ना चाहते हुए भी उनकी जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज्यादा समय वह मौन ही रहा करता। कविता जिस खुशी की तलाश में यहाँ आई थी, वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था, माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम में आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने भी अजय से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। जब भी माँ से मिलने जाता तो कविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा वहां जाने से रोका करती। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ ले जाया करता, जिससे कविता और भी ज्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहां जाया करता, पर उसे ये पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं। पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, अजय, पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहां इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर ये खुश रहें तो शायद कुछ ज़्यादा समय निकाल सकें, वरना अगर यूं ही चिंता करती रहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इसे अपने पास घर ले जाओ और घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेंगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर अजय घर की ओर चला। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी कविता। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब अजय घर पहुंचा तो रिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी है वो? मेरी याद आती है उसे? हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी और कल हम उसे फिर से घर ले आएंगे। सच्ची क्या पापा? हाँ सच्ची। अजय जब कविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ अजय, आप ठीक हो ना? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता है, आज मैं अम्मा से मिलकर आया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया है कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आए
तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आएं? उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ कविता। इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ। पर खैर जो भी हो अच्छा ही होगा, ये सोचकर गॉड को धन्यवाद कहा और माँ को लाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू को साथ लेकर माँ को लाने चला। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो ये भी भूल गया था कि जल्द ही उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। रिंकू को साथ लिए वह उस हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया। उसकी माँ अब तक उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, प्यारी रिंकू को छोड़कर। आज कविता की भी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जोरदार खांसी के साथ रक्तस्राव होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें उखड़ गईं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पिता की सीख। एक बेटा अपने पिता से, पापा मुझे 4,000 चाहिए। पिता अपने बेटे की फिजूल खर्ची से बड़ा परेशान था। हालांकि पिता के पास पैसों की कमी तो नहीं थी, लेकिन अपने बेटे को पैसों का महत्व समझाना चाहता था। बोला, बेटा मैं तुम्हें 4,000 रुपये नहीं बल्कि 10,000 रुपये दूंगा। बेटा बहुत खुश हुआ। पिताजी बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हें बारी बारी से 100-100 के 5 नोट दूंगा, तुम्हें उन्हें फाड़ना होगा। बेटा बोला, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा। पिता ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और 100 रुपये का नोट निकालकर अपने बेटे को दिया। बेटे ने झट से उसके 2 टुकड़े कर दिए। पिता ने दूसरा 100 का नोट दिया, बेटे ने लिया और फाड़ दिया। इस तरह पिता ने तीसरा नोट दिया, बेटे ने फाड़ दिया। चौथा नोट दिया, बेटे ने उसे भी फाड़ दिया। बेटे ने 5वां आखिरी नोट मांगा। पिता बोले कि आखिरी का 100 रुपये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसे तुम्हें खुद कमाना होगा, वो भी एक दिन में। बेटा तुरंत बोला, बस इतनी सी बात, मैं एक दिन में 100 रुपये कमाऊंगा और उसे फाड़ दूंगा, बस आप 10,000 रुपये तैयार रखिए। पिता बोले, बेटा याद रखना, तुम्हें 100 रुपये कमाने हैं, किसी से मांगने नहीं है। दूसरी सुबह बेटा घर से 100 रुपये कमाने के लिए निकला। काफ़ी देर भटकने के बाद उसे एक दुकान वाला दिखा। दुकान वाले के पास जाकर बेटा बोला, अंकल मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपके सब बर्तन धो दूँगा। दुकान वाले ने लड़के को देखा और बोला, तू दिखता तो अच्छे घर का है, पर मैं तुझे 10 रुपये से ज़्यादा नहीं दूँगा। लड़के ने सोचा, कोई बात नहीं, शुरुआत तो की जाए। बेटे ने बर्तन धोए और उसे 10 रुपये मिल गए। मन ही मन वो सोच रहा था कि जिस 10 रुपये की वो कीमत भी नहीं समझता था, आज उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। उसने सोचा, क्यों न अपने किसी दोस्त से 100 रुपये मांग लिए जाए। लेकिन पिता की शर्त याद आ गई कि पैसे सिर्फ मेहनत से कमाने हैं। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि 100 रुपये ही तो कमाने हैं, उसके बाद मुझे 10,000 मिल जाएंगे। पूरे दिन कभी बोझ उठाता, कहीं झाड़ू लगाता, कहीं कहीं गालियाँ भी खानी पड़ी। 10-10 रुपये के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके कपड़े गंदे हो गए और उसके हाथ में गांठें तक पड़ गई। पूरी तरह से थक हार कर शाम तक उसने 100 रुपये पूरे कर घर पहुंचा। घर पर पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे। बेटे ने पिता को 10-10 के नोट दिखाए और बोला, पापा मैंने 100 रुपये कमा लिए। पिता बोले, बहुत अच्छा है, अब इन आखिरी 100 रुपये को फाड़ दो और शर्त पूरी करो। बेटा मुस्कुराया और उन नोटों को फाड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वे उन नोट को फाड़ने लगा, उसके सामने वही तस्वीर आ गई कि किस तरह उसने इन पैसों को कमाने के लिए मेहनत की है और गालियाँ तक सुनी है। उसका हाथ रुक गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए।
और बोला, पापा जो आप समझाना चाहते थे मैं समझ गया। पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी चीज़ की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसे अपनी मेहनत से कमाते हैं तो हमें उसकी कीमत समझ में आती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब ससुराल वालों ने बहू से बच्चा छीनकर घर से निकाला तो बहू ने क्या किया। जलकुंभी के नीले सुंदर फूलों से सजी शिवानी नदी भी राधिका का मन शांत नहीं कर पा रही थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठे काफी देर हो चुकी थी। चारों तरफ असीम शांति थी। बस कुछ चिड़ियों के झुंड गोधूली बेला में अपने घोंसलों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। राधिका ने फोन लगाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। घाट की सीढ़ियों पर पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे, जो कि कई श्रद्धालु नहाने के पश्चात वहीं छोड़ जाते थे। राधिका उन बिखरे बदरंग कपड़ों को देख सोचने लगी कि उसकी जिंदगी भी कुछ इन बदरंग बिखरे कपड़ों से कम नहीं। कपड़ों में छूटा पाप शिवानी नदी अपने साथ बहा ले जाएगी। राधिका को लगा कि वह भी शिवानी नदी है, जो अपने पति के घर का पाप ढोते हुए स्वयं मैली हो गई। राधिका ने फिर फोन लगाया, परंतु अभी भी कोविड-19 से बचने का संदेश बजा और अपने आप ही फोन कट गया। वो अनु की बचपन की मधुर स्मृतियों में गुम होने लगी और जैसे ही माँ का हृदय वात्सल्य से भर उठता है तो वह तुरंत रोते हुए अपना फोन लगाती। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, परंतु सारा नीर राधिका की आंखों से झरने लगा। न जाने कितनी बार वह सूरज को फोन लगा चुकी थी। घंटी पूरी जाती पर कोई भी फोन नहीं उठाता। शायद सूरज ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया था, ममता का गला घोट दिया था। बेचैन माँ का सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने सीधे अपने वकील को फोन लगाया। सागर जी देखिए ना, लॉकडाउन हुआ तो क्या मैं अपने बच्चे से बात भी नहीं कर सकती? महीने में सिर्फ 2 दिन मिल पाती हूँ, उसमें भी देखो सूरज कितना नाटक कर रहा है। मैंने उसे कितने संदेश भेजे कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, परंतु कोई जवाब नहीं आया। ना ही वह खुद फोन कर रहा है, ना ही मेरा फोन उठा रहा है। राधिका ने एक ही सांस में ये पूरी बात कह डाली। अब अगला शनिवार तो अगले महीने आएगा, तब तक क्या मैं अपने अनु की शक्ल नहीं देख पाऊंगी? राधिका रोने लगी। पता नहीं कैसा होगा मेरा अनु। मैं कल ही पेपर तैयार करता हूँ, ऑनलाइन केस की सुनवाई होने लगी है। आपकी समस्या जज के सामने रखूंगा। इस बार हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वकील बाबू, सागर ने राधिका को आश्वासन देते हुए चुप कराया। राधिका घाट की सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। एक एक सीढ़ी चढ़ना उसे बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर थका और शक्तिहीन लग रहा था। मन का बोझ रफ्तार को धीमी कर रहा था। जीवन की नीरसता और घोर अंधेरा उसे घेरे जा रहा था, परंतु फिर भी हिम्मत बांधते हुए वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई और अपने घर की तरफ मुड़ गई। राधिका का मलिन मुख देख माँ समझ गई कि राधिका की अनु से बात नहीं हो पाई है। माँ ने बेटी का हौसला देते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना, क्या पता नेटवर्क की समस्या हो। आप चुप रहो, राधिका ने चिढ़ते हुए कहा। आप लोगों की वजह से ही मेरी जिंदगी इस दो राहे पर खड़ी है। आपको ही मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई थी, जैसे कि मैं कोई बोझ हूँ। आपका बोझ तो उतर गया, पर मेरा क्या? आखिर अपनी भड़ास राधिका कहाँ निकालती? माता पिता भी चुपचाप उसके कटु वचनों को सुनते रहे। किसी की तनिक हिम्मत न हुई कुछ बोलने की। पढ़ी लिखी समझदार बेटी का कहना ना मानकर, उसकी इच्छाओं का गला घोटकर उन्होंने सिर्फ सच में ही अपना बोझ हल्का किया था। इन सब के लिए कहीं ना कहीं वे स्वयं को जिम्मेदार मानते थे। शादी के 5 साल गुजर गए थे। 1 साल के अंदर ही अनु का जन्म हो गया। न जाने क्यों समय के साथ साथ पति का व्यवहार बहुत ही रूखा होता चला गया। हर बात का जवाब चिढ़ कर देना, हर बात पर ताने मारना, हर चीज में नुक्स निकालना और राधिका को बेइज्जत करने का तो वह जैसे बहाना ही ढूंढता रहता था। राधिका की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। थोड़ी बहुत खुशी जो उसे अपने परिवार में मिलती थी, वह सिर्फ अनु की वजह से। उसका मरुस्थली जीवन में अनु एक मरीचिका की तरह आया था। लड़का जनने की वजह से राधिका का घर में थोड़ा मान सम्मान था, परंतु वह सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे ही घर में कोई बाहर वाला आता, सासू माँ के तो बात करने का लहजा ही बदल जाता।
लोगों के सामने बड़े प्यार से अपनी बहू से बात करती और उनके जाते ही नौकर से बदतर। ये गिरगिटिया रंग राधिका कई बार देख चुकी थी। राधिका अपना दुखड़ा बताती भी तो किसको, जब दोस्त की तरह साथ निभाने वाला पति ही दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा था तो दूसरों से तो कोई आशा की उम्मीद ही नहीं थी। सासू माँ का ख्याल था कि इकलौती बेटी होने के कारण राधिका के घर वाले बेटी को गहनों और कपड़ों में तौल देंगे। साक्षात लक्ष्मी बहू का रूप धारण कर अकूत संपत्ति लाएगी। दोनों ननदों का बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़ी लिखी, धनवान, गुणवान, सीलवान और सीधी सादी बहू की इच्छा किसे नहीं होती। दो भाइयों की इकलौती बहन राधिका सुंदर और मृगनयनी थी। न जाने कितने लड़के वाले राधिका को देखकर चले गए और अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, परंतु माता पिता अपनी लाडली को सरकारी बाबू के साथ ब्याह कर धन्य समझ रहे थे। पढ़ाई लिखाई में होशियार राधिका ने अनेक सपने सजाए थे, परंतु कॉलेज का आखिरी साल खत्म होते ही माता पिता ने उसके हाथ पीले करने का निर्णय लिया। बेटा, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। राधिका ने भी बहुत मना किया था, कितना रोई और भूख हड़ताल भी की, परंतु सभी कोशिशों पर पानी फिर गया। वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी तथा अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, पर माता पिता एक अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि राधिका के ससुराल वाले इतने लालची और क्रूर होंगे। बड़ी मुश्किल से राधिका की बड़ी ननद का विवाह हुआ, परंतु वह भी 1 साल के भीतर अपने मायके आकर बैठ गई। छोटी ननद का कहीं नैन मटक्का चल रहा था, जिसे राधिका भाप गई थी। कई बार उसने ननद को नीचे वाली मंजिल की बालकनी में इशारे करते हुए देखा था, परंतु अपने आप कुछ बोल ना पाई। वह समय और था जब समझदारी के ताले दरवाजे पर लटकते थे और आधी ढकी खिड़कियों से भरोसे के रिश्ते अंदर आते थे। आज राधिका छत पर आलू के पापड़, सूखी आम, मिर्च, धनिया आदि मसालों को धूप दिखा रही थी। सभी चीजों को जमीन पर फैलाकर जैसे ही राधिका छत की ग्रिल के पास पहुंची तो अपनी छोटी ननद का मजनू नीचे खड़ा पाया। दूर से गली के नुक्कड़ पर ससुर जी भी आते दिखाई दिए। राधिका चुपचाप नीचे उतर आई और रसोई में चली गई। ससुर जी ने छत में खड़ी राधिका और नीचे खड़े लड़के को देख लिया था, परंतु घर में कुछ नहीं बोला। कई बार राधिका सूरज से अपना कसूर पूछती, परंतु सूरज इसका उचित उत्तर नहीं देता और कुछ भी बकवास कर चला जाता। कई बार वह घर ही नहीं आता और ऑफिस से सरकारी दौरे का बहाना बनाकर कई दिनों तक घर से दूर रहता था। अचानक आई सरकारी दौरे की बाढ़ राधिका को समझ में नहीं आया। कभी कुछ पूछो तो पति पत्नी के बीच भूकंप आ जाता। रोज रोज सासू माँ के ताने कम थे, जो अब पति के भी सुनने पड़ रहे थे। इन सरकारी दौरों का मतलब उसे उस दिन समझ में आया जब एक दिन अचानक सुधा का फोन आया। राधिका कहाँ हो? 3 बार देख चुकी हूँ। जीजा जी को एक लड़की के साथ। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था साइट पर। हसीना के साथ बैठे हुए थे। काफी कम उम्र की लग रही थी वह गलबैयां डाले थी, पता नहीं कहाँ से फंसा लिया उसे। सूरज 10 दिनों के बाद घर लौटता है। अपना सामान रखकर अपनी माँ और पिताजी के पास बैठ जाता है। बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। अब मैं कुछ ही समय में सेक्शन ऑफिसर बन जाऊंगा। देखना पिताजी, अब छोटी की भी जल्दी शादी कर देंगे। सूरज के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वह हमेशा अपने माता पिता की दुखती रग पर हाथ धरता और उन्हें ऐसा जताता था जैसे कि उसे घर की जिम्मेदारियों की बहुत फिक्र है। इकलौते कमाऊ पूत के आगे माता पिता नतमस्तक रहते थे। मजाल जो कोई सूरज की अवहेलना कर दे। उसकी बोली गई हर बात पत्थर की लकीर होती थी और कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। पिता को बहुत कम पेंशन मिलती थी, जो कि अधिकतर उनकी दवाइयों में ही खर्च हो जाती थी। पिता सूरज को घर पर ही ध्यान देने की हिदायत देते हैं। ऐसा नहीं था कि पिताजी को सूरज के रंग ढंग पता ना हो। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, परंतु स्वयं कौन अपने सोने को खोटा बोले। रात को राधिका और सूरज के बीच कहासुनी हो जाती है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नजर आती हूँ? मुझे सब पता है तुम्हारा क्या चल रहा है, राधिका ने चिल्लाते हुए कहा। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं? सूरज थोड़ा घबरा जाता है, परंतु आज वह राधिका से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपना तकिया, बिस्तर, मोबाइल फोन लेकर छत में चला जाता है। राधिका ने अपने सास ससुर को पति के कारनामे बताए,
परंतु उल्टा ससुर ने ही राधिका को अपनी हद में रहने की हिदायत दे डाली। राधिका कुछ बोल नहीं पाती, बस अंदर ही अंदर छटपटाहट महसूस करती है। अब ये नित्य का क्रम हो चला था। सूरज अपना खाना खाता और सीधी छत पर चले जाता, घंटों उस लड़की से बतियाता रहता। धीरे धीरे इस घुटन में राधिका का शरीर घटने लगा। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। घर वालों ने आस पड़ोस में राधिका को पागल घोषित करवा दिया। सूरज ने राधिका के माता पिता को बुलवाया और अपने ही घर में उनकी बहुत बेइज्जती की। अपनी पागल बेटी को मेरे गले बांधकर आप चैन की बांसुरी नहीं बजा सकते। इसे आप अभी अपने साथ ले जाओ, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सूरज की माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इसको शर्म नहीं आती, अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाती है। यही तो ये चाहती है कि हमारा खानदान बदनाम हो जाए और इसकी ननद घर पर बैठी रह जाए, उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता न आए। राधिका के माता पिता उसे घर ले आते हैं, पर अनु के बगैर कुछ ही दिनों में सूरज तलाक के पेपर भिजवा देता है, जिसे वह पहले ही तैयार करके बैठा था। बस एक अच्छे मौके की तलाश में घूम रहा था। आज उसकी ये तमन्ना भी पूरी हो गई थी। राधिका का केस कुटुंब न्यायालय में चला, जहां पर उसे चरित्रहीन, मानसिक रूप से बीमार और बेरोजगार साबित कर दिया गया। इतना बहुत था, उसे अनु से दूर करने के लिए कोर्ट ने निर्णय दिया कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को राधिका अपने बेटे से मिल सकती है। इतना सुनकर राधिका बहुत टूट गई। राधिका कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी कि चरित्रहीन का जो दाग उस पर लगाया गया है, वह दाग उसकी ननद का है, और पागलपन की डिग्री जो उसे थमा दी गई है, वह उसके चरित्रहीन पति का नतीजा है। परंतु माँ बाप हमेशा उसे समझाते, ऐसे तेरे घर की बदनामी हो जाएगी और फिर रिश्ता आगे बन नहीं पाएगा। क्या पता देर सवेर सूरज को अपनी गलती का एहसास हो जाए और बिन माँ के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं, वह जरूर तुझे वापस ले जाएगा। परंतु राधिका वापस जाना चाहती है या नहीं, उसकी इच्छा का कोई मान नहीं था। राधिका धीरे धीरे माता पिता की देखरेख में ठीक होने लगी थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपने गुजारे लायक वह कमाने लग गई थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, अपने अनु को अपने पास लाना। परंतु लालची ससुराल वाले पोते को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहते थे। शायद उसमें भी उन्हें भविष्य का कोई लाभदायक सौदा नजर आ रहा था। राधिका कोर्ट द्वारा तय किए गए समय पर भी अपने बेटे से आसानी से नहीं मिल पाती थी। इसके लिए भी उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। राधिका का मन सूरज और उसके परिवार के लिए घृणा से भर गया था। वह किसी भी कीमत पर अनु को वापस लाना चाहती थी। इसके लिए उसने सागर वशिष्ठ नाम के एक वकील से संपर्क किया और वकील ने उसे पूरा आश्वासन दिलाया। परंतु इसी बीच कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और सब लोग घर में बंद हो गए। जहां लोग वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत इंटरनेट इस्तेमाल कर आसानी से काम कर रहे थे, वहीं राधिका इंटरनेट के होते हुए भी इस आसान सुविधा का लाभ नहीं ले पा रही थी। 2 महीने हो गए थे और वह अपने बेटे अनु को देख भी नहीं पाई थी। आज हाई कोर्ट में राधिका का केस जस्टिस SC शर्मा के सामने लाया गया। पुराने केस की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद जज को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। परंतु बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए, इसके लिए बच्चे का कोर्ट में होना बहुत जरूरी था, ताकि उसकी इच्छा भी पूछी जाए। सूरज ने जज साहब से इल्तजा की कि सर, वह अभी सिर्फ 3 साल का है, इसे इस बात की समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसकी चिंता करने की आप सभी को जरूरत नहीं, हम किस लिए बैठे हैं, जज ने हंसते हुए कहा, और अनु को हाई कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट रूम में माँ को देख अनु जोर से चिल्लाता हुआ आया और माँ से लिपट गया। माँ ने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया और खूब सारे चुम्बन जड़ दिए। माँ की गोद में चढ़ अनु बहुत ही खुश नजर आ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, और जज साहब को फैसला देने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। माँ बेटे का प्यार देखकर उच्च न्यायालय में कुटुंब न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि माँ से बेहतर देखभाल कोई कर नहीं सकता। सूरज को राधिका और उसके बेटे का खर्चा देना पड़ा और अब हर दूसरे और चौथे शनिवार को 2 घंटे के लिए पिता अपने बेटे से मिल सकता था। राधिका भी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी को महकाने के लिए अनु का आगमन हो गया था और अब वह भी जिंदगी में आगे बढ़ चली थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
पिता के एक फैसले ने बेटों के होश उड़ा दिए। जगदीश प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू गीता की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। गीता थी कि अनबरत बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से जगदीश प्रसाद जी के दांतों में कष्ट हो रहा था, दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण ये संभव न था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी। वह कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। जगदीश प्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू गीता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे नहीं खत्म होते। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ हैं और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। जगदीश प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वे बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। जगदीश प्रसाद जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी कांता एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्ययिता क्या होती है ये जगदीश प्रसाद जी ने पत्नी से ही सीखा था, इसीलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वे कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो वे हरदम उसके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। जगदीश प्रसाद जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो जगदीश प्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे और अब जगदीश प्रसाद जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल व सुनील दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइयाँ सबकी अलग अलग थीं। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठा होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर राजेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती थीं। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थीं, क्योंकि कांता जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं ही उन पर निर्भर थीं। जगदीश प्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो मैं अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी, पर जगदीश प्रसाद जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन उनकी पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जगदीश प्रसाद जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले जगदीश प्रसाद जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों व बहुओं की आवाज़ सुनाई दी।
कौतूहल बस वे चुपचाप खड़े हो गए। उनके दुख का ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर चारा न था। और अब जगदीश प्रसाद जी 3 हिस्सों में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे, फिर तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज ये सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज जगदीश प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गर्म, कुछ नरम खाने को हो रहा था। उन्होंने अपनी मझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और अलका का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ। आपको और कुछ तो सूझता नहीं है? इस उम्र में खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद वो ना छोटी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना। मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और जगदीश प्रसाद जी के सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं की सब जातियां बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गईं और वे कैलाश जी के घर चल पड़े। कैलाश जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेनावृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। कैलाश नाथ जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस बात की तुम्हें कमी है? मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर जगदीश प्रसाद जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। कैलाश नाथ जी से सलाह मशवरा करके जगदीश प्रसाद जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। जगदीश प्रसाद जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वो चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वे तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंख मूंद लेती हैं। सबके जाने के बाद जगदीश प्रसाद जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और प्रॉपर्टी डीलर कैलाश नाथ जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई और कुछ सलाह मशवरा किया, वह वापस आ गए। 20 दिन के बाद जब बेटे बहुएं प्रसन्नचित्त घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गईं। छोटी बहू मोना बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते। उसके गुस्से का कारण भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद अनिल व सुनील कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वे कहाँ हैं किसी को कुछ पता ही नहीं। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि ये एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी तो पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? ये उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास कैलाश नाथ जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। कैलाश नाथ जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली
उससे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे कुंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। कैलाश नाथ जी के अनुसार जगदीश प्रसाद जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर कैलाश नाथ जी से वे पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर उड़ चले। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और दीपक कहकर किसी को आवाज दी। आवाज सुनते ही 10-11 साल का एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कौतूहल से उसे देखा। जगदीश प्रसाद जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और दीपक को 6 प्लेट गरम गरम हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच जगदीश प्रसाद जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी पूछने की। इतने में दीपक एक ट्रे में 6 प्लेट लेकर आ गया और सबको एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देखकर जगदीश प्रसाद जी ने कमान अपने हाथ में ले ली और बोलने लगे, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम 6 लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट लिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्लर और किट्टी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थीं। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कर्तव्य भी हैं, ये तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते जगदीश प्रसाद जी का गला रुंध गया। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। जगदीश प्रसाद जी ने दोबारा बोलना शुरू किया, ये मेरा फैसला है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने ये घर खरीद लिया है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। उनमें जो कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए अनाथ आश्रम को 15 लाख दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद ये घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वो एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा उसमें मेरा खर्च आराम से चल जाएगा। मैं अपना खर्चा आराम से चला लूँगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। ये सब कहकर जगदीश प्रसाद जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तीनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रही थी कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर अलका सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। इस कहानी की लेखिका हैं सिम्पी नारंग जी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अपशब्द। बहुत हुआ सरला, अब मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता और इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। महेश जी सीमा और विशाल के कांटों भरे तानों से आहत होकर बोले,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं भी एक पल इस घर में रहना नहीं चाहती। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि शायद एक दिन परिस्थितियां सही हो जाएंगी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। सरला भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, दादू दादी आप लोग रो क्यों रहे हैं? 7 साल की चुनमुन उन दोनों के आंसुओं को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आंख में तानों का कंकड़ चला गया। महेश जी और सरला जी व्यथित होकर बोले, हमें मालूम है आपको मम्मी पापा ने डांटा है, इसलिए रो रहे हैं आप लोग। और वो दोनों भी रोते हुए दादू दादी के चिपक गईं। अभी थोड़ी देर पहले की घटना आंखों में चलचित्र की भांति घूम उठी। विशाल, मैंने जिंदगी भर इन दोनों को अपने पास रखने का ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारे बड़े भैया तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आराम से विदेश में रह रही हैं और इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को हमारे मत्थे मढ़ दिया। जब इन बुढ़ा बुढ़ी को हमें कुछ देना ही नहीं है तो हम क्यों इनको अपने पास रखें? सीमा का एक एक शब्द जहर बुझे तीर के समान दोनों के सीने को छलनी कर रहा था। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, गलती तो मैंने भी की इन दोनों को अपने पास रखकर। जैसे भैया ने छोड़ दिया था वैसे ही हमें भी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जी चाहें, जैसा जी चाहें वैसा रहें। प्राणों से प्यारा बेटा बोल पड़ा, जिससे न जाने कितनी उम्मीदें थी उन दोनों को। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले हम लोग मर क्यों नहीं गए? बेटे बहू के मुंह से शर्मनाक अपशब्द सुनकर दोनों के मुंह से एक साथ निकला, काश ये धरती फट जाए और हम लोग इसी में समा जाएं। बहू तो चलो पराई है, पर अपने कोख जने से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। महेश जी और सरला जी का हंसता मुस्कुराता परिवार, 2 बेटे और दोनों ही होनहार। उन दोनों ने अपना सब कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, सिर्फ गांव का एक पुश्तैनी मकान छोड़कर, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को गांव की जड़ों से अलग नहीं होना चाहते थे। और उनकी सोच यही थी कि एक दिन जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तो हम लोगों को अपनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत। ईश्वर की कृपा से दोनों बेटे पढ़ लिख कर इंजीनियर भी बन गए। बड़ा बेटा विदेश में सेटल हो गया और वहीं शादी करके वहीं की नागरिकता लेकर हमेशा के लिए वहीं बस गया। बहुत धक्का लगा उस बार, लेकिन अभी छोटे बेटे से उम्मीद की किरण बाकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक बच्चा ऐसा करता है तो दूसरा भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ता है। विशाल ने भी अपने साथ काम करने वाली सीमा के साथ शादी कर ली और अचानक दरवाजे पर लाकर उन दोनों के अरमानों को एक साथ ध्वस्त कर दिया। खैर, बच्चों की खुशी में खुद को ही दोनों ने खुश कर लिया, लेकिन सीमा अपनी मस्ती में मस्त रहने वाली उन दोनों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती और जब देखो तब उन दोनों को अपने पास रखने का एहसान जता देती। समय पंख लगाकर उड़ने वाला सीमा की गोद में 2 जुड़वा बेटियां आ गईं। दोनों बेटियां अपने दादी दादू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सीमा जब भी ऑफिस या बाहर जाती, यहाँ तक कि शहर से बाहर भी, तो वो दोनों अपने दादू दादी के पास ही रहती। समय के साथ विशाल और सीमा ने अपना घर खरीदना चाहा। पापा बहुत दिन किराए के घर में रह लिए, अब हम चाहते हैं कि अपना घर खरीद लिया जाए। रुपये कम पड़ रहे हैं तो आप गांव वाला घर बेच दीजिए, विशाल पास आकर बोला। बेटा, जब कभी हम लोगों का मन करता है तो 2-4 दिन के लिए अपने लोगों के बीच चला जाता हूँ। अगर एक बार घर बेच दिया तो हमेशा के लिए गांव से दूर हो जाऊंगा। मैंने अपने जीवन भर की कमाई, सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि सरला ने अपने गहने तक तो तुम लोगों पर न्यौछावर कर दी, लेकिन अब वो घर नहीं। एक तरह से महेश जी ने मना करते हुए कहा, क्योंकि महेश जी अपने आप को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहते थे। विशाल और सीमा का व्यवहार देखते हुए समय पता नहीं कब पलटा खा जाए, तो कम से कम सिर छुपाने के लिए छत तो होनी चाहिए, और वो दिन जल्द ही आ गया। पापा, हम लोगों ने आपको इतने दिनों तक अपने पास इसलिए नहीं रखा कि आप मुझको वो घर बेचने के लिए मना कर दें। मुझको तो वो घर बेचना ही है। अब तो विशाल तमक कर बोला, और क्या, आप लोगों को हराम की रोटी इसलिए नहीं खिलाई कि समझ लीजिए
वो घर इतने दिनों तक रोटी खिलाई, उसका किराया है। सीमा भी तमक कर बोली, अच्छा तो अब इन लोगों की निगाह मेरी आखिरी जायदाद पर टिकी है, लेकिन मैं वो घर नहीं बेचूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। महेश जी और सरला जी ने कठोर फैसला ले लिया और उस दिन से सीमा और विशाल उल्टी सीधी बातों से हर पल उन लोगों का सीना छलनी करते रहते, लेकिन वो दोनों सिर्फ चुनमुन के कारण ही रुके थे। और आज तो उन दोनों ने सारी मर्यादाएं ही तोड़ डाली। हम लोगों को मम्मी पापा की जगह बुढ़ा बुढ़ी तक कह डाला और वो दोनों गांव जाने की तैयारी करने लगे। दादू दादी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चुनमुन उन दोनों को घर से बाहर निकलते हुए देखकर बोली, बेटा हम लोग गांव जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। और दोनों उन लोगों के पैरों से लिपट गईं। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग यहीं अपने पापा मम्मी के पास रहो। हाँ, जब बड़ी हो जाना तो अपने दादू दादी से मिलने गांव जरूर आना। दोनों ने रोते हुए बच्चियों को बेहद कठोर बनकर अपने से अलग किया और बाहर निकल गए। आज तक उन्हीं दोनों की मोह ममता में तो फंसे थे। विशाल और सीमा दूर से देखते रहे और एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। वो लोग तो गांव चले गए, लेकिन इधर चुनमुन दोनों की बहुत तबीयत खराब हो गई। बुखार उतरने का नाम ही ना ले। डॉक्टर भी परेशान कि इतनी अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं, बुखार उतर क्यों नहीं रहा। समझ तो सीमा और विशाल भी रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मानना नहीं चाह रहे थे। 15 दिन बीत गए। उधर महेश जी और सरला जी उन दोनों की याद में तड़प रहे थे और इधर ये बच्चियां। मिस्टर विशाल, मैंने हर संभव इलाज करके देख लिया, लेकिन बच्चियों की तबीयत तो सुधर ही नहीं रही। आखिर क्या कारण हो सकता है? कोई बीमारी भी नजर नहीं आ रही। क्या इन बच्चियों का कोई ही तहसीन इन लोगों से दूर हो गया है? डॉक्टर साहब क्या बताएं? और विशाल ने सारी बातें उनको बता दी। मिस्टर विशाल, अगर आप अपनी बच्चियों को स्वस्थ देखना चाहते हो तो आप तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को वापस लेकर आइए, वरना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होता। इन बच्चियों को दवा की नहीं, अपने बाबा दादी का साथ चाहिए, डॉक्टर समझाते हुए बोले। अब तो विशाल और सीमा बड़ी परेशान कि हम लोगों ने कैसे कैसे कटु शब्द मम्मी पापा को बोले हैं, क्या वो हम लोगों को माफ़ करेंगे? लेकिन अगर बच्चियों की जान बचानी है तो उन लोगों के पास जाना ही पड़ेगा, और अगर दुत्कार भी देंगे तब भी जबरदस्ती लेकर आऊँगा। विशाल और सीमा चुनमुन को उसी हालत में लेकर महेश जी और सरला जी के पास पहुंच गए। सरला अभी अभी खाने की थाली लेकर बैठी ही थी कि दरवाजे की कुंडी खटकी। कौन आ गया? और दरवाजे पर विशाल और सीमा को देखकर चौंक पड़ी। दोनों ने ही दोनों बच्चियों को गोद में उठा रखा था और चुनमुन तो सरला जी को देखकर उन दोनों की गोदी से लपककर दादी दादी कहकर लिपट गई। आवाजें सुनकर महेश जी भी बाहर आ गए। अरे मेरी बच्चियों, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों का चेहरा इतना निस्तेज कैसे हो गया? बिलक उठी सरला जी उन दोनों का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर। मम्मी पापा, हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोगों से पाप हुआ है, आप लोग हमारे साथ वापस चलिए। आप लोगों के आने के बाद इन दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई। आज 15 दिन से दो की दोनों बुखार से तड़प रही हैं, न खा पी रही हैं, न हंस बोल रही हैं। आज आप लोगों को देखकर इन लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है। प्लीज मम्मी पापा, हम लोगों के लिए ना सही, अपनी पोतियों के लिए आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग वादा करते हैं कि भविष्य में फिर कभी आप लोगों को किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं देंगे। अगर कभी भी आपको कुछ इस तरह का महसूस हो तो हम लोगों को जरूर छोड़ दीजिएगा। विशाल और सीमा ने उन दोनों को पैर पकड़ लिए। हाँ मम्मी पापा, मेरी बच्चियों की जिंदगी मेरी झोली में डाल दीजिए। हमारी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक माँ दूसरी माँ से अपने बच्चों की जिंदगी मांग रही है। सीमा ने रोते हुए अपनी झोली सरला जी के आगे फैला दी। हाँ दादू दादी, वापस घर चलिए, नहीं तो हम लोग भी आपके पास ही रहेंगे। हम लोगों को आपके बगैर उस घर में नहीं रहना। दोनों फिर से रोते हुए सरला जी और महेश जी से लिपट गईं। लेकिन वह रही एक माँ की मोह ममता। कहते हैं ना
कि मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है और महेश जी और सरला जी का दिल बच्चियों के मुंह में पिघल गया और वो लोग फिर से चुनमुन के लिए विशाल और सीमा के साथ वापस आ गए। अब तो चुनमुन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कुछ ही दिनों में चुनमुन पहले की तरह फिर से चहकने लगी, क्योंकि उन दोनों को दवा नहीं बल्कि दादू दादी का साथ चाहिए था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी।